इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी समझते हैं कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। तो मानवतावादी इसके पीछे की मान्यता क्या थी जिस आधार पर वो लोग ऐसा सोचते थे? तो उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम शताब्दियों के बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। यह मानवतावादियों की सोच थी। मानवतावादियों के बाद भी बहुत कुछ विद्वानों ने क्या उठाया था, बिना प्रश्न पूछे उनके अनुसार ही सब बातें कर दी थी। तो उन्होंने यह भी कहा था कि मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए किया गया था। माना जाता है, मानवतावादियों और अन्य विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि यूरोप में नए युग का जन्म कब हुआ था? तो यूरोप में नए युग का जन्म 14वीं शताब्दी के बाद हुआ था। तर्क क्या था? मानवतावादियों का तर्क यह था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ रखा था कि यूनान और रोमवासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग किस शताब्दी से शुरू होने वाले काल से किया है? तो 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल से किया, यानी 14वीं शताब्दी के बाद के काल को इन्होंने आधुनिक युग माना है, नए युग का जन्म माना है। ठीक है, मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त काल क्रमानुसार क्या क्या है? तो मध्य युग का काल कब से कब माना जाता है? मध्य युग का काल माना जाता है 5वीं से 14वीं शताब्दी तक। अंधकार युग का काल कब माना जाता है? 5वीं से 9वीं शताब्दी तक। आरंभिक मध्य युग का कब से माना जाता है? 9वीं से 11वीं शताब्दी। उत्तर मध्य युग 11वीं से 14वीं शताब्दी। आधुनिक युग 15वीं शताब्दी से। बाद के इतिहासकारों ने इस कालक्रम के श्रेणी को विभाजन के तौर पर दुविधा बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उचित नहीं है। अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू कब किया था? तो 14वीं शताब्दी में पढ़ना शुरू किया था। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया था। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटलिस अरस्तु नाम से जाने जाते थे। अरबी भाषा में प्लेटो किस नाम से जाने जाते थे? अफलातून। और एरिस्टोटलिस किस नाम से जाने जाते थे? अरस्तु नाम से जाने जाते थे। इन सब चीज़ों को जानने के लिए यूनानी ग्रंथों के अरबी विद्वानों क्या अध्ययन कर रहे थे? तो यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए बात कर रहे थे। ये ग्रंथ कौन कौन से थे? प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलमी के अलमजेस्ट में अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख किया गया है जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। अलमजेस्ट क्या था? टालमी का जो अलमजेस्ट है वो क्या था? तो अलमजेस्ट जो है वो खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ है जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। यानी कि टालमी का जो अलमजेस्ट था उसके लिखा गया था तो खगोल शास्त्र पे लिखा गया था। इतालवी दुनिया में वैज्ञानिक किसे माना जाता? तो इतालवी दुनिया में वैज्ञानिक मुसलमान लेखकों को माना जाता था। इन इतालवी दुनिया में ज्ञानी लेखक जो मुसलमान लेखक थे इनमें कौन कौन थे? तो इनमें थे अरबी के हकीम थे और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना और लातिनी में एविसीना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी रेजे सम्मिलित थे। मुसलमान लेखकों में किसका किसका नाम आता है? तो मुसलमान लेखकों में आता है नाम अरबी के हकीम हैं, मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना हैं और लातिनी में एविसीना है और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक कौन है? अल राजी, जिनको रेजेस नाम से भी जाना जाता है। दार्शनिक विज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनाव को सुलझाने की चेष्टा किसने की थी? तो स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने की थी जो लातिनी में अविरोज के नाम से जाना जाता है। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द जो थे उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया था। विश्वविद्यालयों में पाठचर्या में किन विषयों का दबदबा रहा? तो कानून का, आयुर्विज्ञान का और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा। फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। इस समय इस काल में जो विद्यालय खुले थे वो लड़कों के लिए ही मौजूद थे, लड़कियों के लिए विद्यालय नहीं थे।